नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी अरुण तिवारी और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखाया और उसके बाद नेचुरल है कि आप लोग एक क्वेश्चन पूछोगे, सर पोर्टफोलियो तो ठीक है लेकिन आपने उन स्टॉक को कैसे चूज किया? क्या आपका क्राइटेरिया था? क्या एनालिसिस है? कौन सा चार्ट आप देखते हो? ठीक है, किस तरह का रिसर्च करते हो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले? क्योंकि जैसा मैंने बताया एमटीएफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा ब्रोकर मिले जो मुझे कम से कम रिटर्न दे। अब तीन ब्रोकर के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। एक मैं बता चुका हूं एम स्टॉक, पर एम स्टॉक में अभी प्रॉब्लम यह है कि 25 लाख के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तभी आपको 10% का रिटर्न मिलेगा, नहीं तो 15% का रिटर्न वो लोग चार्ज कर रहे हैं। दूसरा ब्रोकर जिसके बारे में मैंने सुना है लेकिन मैंने अभी तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है या मेरा अकाउंट नहीं उसमें, वो है कोटक सिक्योरिटीज और तीसरा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ऑल्सो। ये लोग लो इंटरेस्ट रेट देते हैं लेकिन साथ में एक 10,000 रुपए साल का, 12,000 रुपए साल का अलग से चार्ज करते हैं। तो वो कोर्स भी अपने को समझना है। अगर हम छोटा पोर्टफोलियो लेके आते हैं, 10 लाख रुपए लेके आते हैं, तो 10,000 रुपए ऑलमोस्ट 1% एक्स्ट्रा हो जाता है। तो खैर उसके बारे में मैं और एक और वीडियो में इन तीनों ब्रोकर के ऊपर कंपैरिजन करूंगा। पर आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि भाई अगर आप एमटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉक इन्वेस्ट करना, स्टॉक चूज करना। क्योंकि अपने को एवरेज से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए। मतलब मार्केट अगर 12% दे रहा है तो हमें 15% रिटर्न मिल जाए, 13% रिटर्न मिल जाए, या कम से कम जितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं एमटीएफ में उससे 2% एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर 2% भी एक्स्ट्रा हम कमा लेते हैं तो हमारा रिटर्न 20% के आसपास हो जाता है। तो किस तरीके से हमें एमटीएफ के अंदर स्टॉक चूज करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एमटीएफ में स्टॉक चूज करते हैं हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहते हैं। यानी जो भी हमारा ब्रोकर है हमें बताता है कि भाई मेरे पास ये 700 स्टॉक है या मेरे पास ये 1000 स्टॉक है, इनमें से ही कोई एक आपको चूज करना है। आप कोई भी स्टॉक उठा के लेके आओगे तो मैं एमटीएफ का उसके ऊपर लोन नहीं देने वाला आपको। तो हमारे पास लिमिटेड स्टॉक रहते हैं। जनरली आप मान के चलो टॉप 1000 जो स्टॉक रहते हैं स्टॉक मार्केट में वही वो लोग देते हैं। और हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग लोन मिलता है, अलग अलग परसेंटेज ऑफ मार्जिन मिलता है। कहीं 70% मिलता है, कहीं 35% मिलता है, कहीं 40% मिलता है। तो हर स्टॉक पे सेम मार्जिन नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे सर मार्जिन से क्या फर्क पड़ता है? मार्जिन से ये फर्क पड़ता है कि मान लो अगर मुझे 1 लाख रुपए का स्टॉक उठाना है और अगर उस स्टॉक पे 70,000 रुपए का मार्जिन मिल रहा है तो मुझे सिर्फ 30,000 रुपए लेके आना है। तो मेरा रिटर्न बढ़ जाएगा पर मेरा लोन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वही मुझे 1 लाख रुपए का कोई स्टॉक उठाना है और वहां पर वो सिर्फ मुझे 35,000 रुपए का मार्जिन दे रहा है तो मुझे 65,000 खुद लेके आना पड़ेगा और जो बाकी पैसा है वो मार्जिन के तौर पे मुझे मिलेगा 35,000 रुपए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहली बात तो वो स्टॉक चूज करें जो हमें रिटर्न अच्छा दे और मार्जिन भी अच्छा दे। क्योंकि अगर मार्जिन बहुत कम देगा, मान लो 35% मार्जिन दे रहा है तो 65% 70% तो मेरा पैसा लगा है, तो मुझे उसमें लिवरेज क्या मिल रहा है, मुझे उसमें फायदा क्या मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये देखनी होती है कि हमें दो तरह से हम एनालिसिस करते हैं एमटीएफ के बारे में। फर्स्ट एनालिसिस होती है कि स्टॉक के ऊपर डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट इन द सेंस कि स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से कितना नीचे है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि भाई वो 52 वीक्स से जो नीचे है उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, ये पहला तरीका होता है जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। और दूसरा तरीका एनालिसिस करने का मेरा होता है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल एनालिसिस बिलीव करता हूं। मैं दुनिया भर के चार्ट सार्ट टंट घंट करना मुझे पसंद नहीं है। जितना आप सिंपल अपना एनालिसिस रखोगे उतना आपका दिमाग क्लियर रहेगा, उतने अच्छे स्टॉक मिलेंगे। तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि डिस्काउंट कितना है 52 वीक्स में। मैं जाके जाऊंगा 52 वीक्स में, बहुत सारे वेबसाइट्स पे मैं आपको वेबसाइट का नाम भी बता दूंगा। आप जाओगे सर्च करोगे कि स्टॉक जो 52 वीक्स हाई से लो चल रहे हैं, जो 52 वीक्स के लो पे चल रहे हैं, मतलब काफी जो गिरे हुए हैं, कितना परसेंट गिरे हुए हैं, वो स्टॉक्स आपको देखने हैं पहले बात। और फिर आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि भाई वो क्यों गिरे हुए हैं। फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन रीजन की वजह से आपको उठाना है, कौन से रीजन की वजह से उनको छोड़ देना है। दूसरा तरीका होता है वैल्यू स्टॉक्स। जो ऐसे स्टॉक्स जिसमें मुझे लग रहा है कि भाई वो अपने बुक वैल्यू से बहुत कम है और मुझे फ्यूचर में उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी लग रही है। उनका या तो उनका सेक्टर ही बहुत अच्छा चल रहा है या कंपनी के अंदर कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, यानी फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। तो दो तरीके हो गए जो मैंने आपको सिंपल बता दिए, चाहिए तो आप इसको लिख के रख लो। पहला तरीका है डिस्काउंट, जिसको डिस्काउंट टेक्निक बोलते हैं, और दूसरा तरीका होता है वैल्यू प्लस फ्यूचर टेक्निक, जो मैं हैंडल करता हूं। अब दोनों को मैं आपको सिंपल तरीके बताता हूं, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप moneycontrol.com पे जाओ और वहां पर आप देखो वो स्टॉक्स जो 52 वीक्स डाउन है। तो हम पहली बार हम डिस्कस कर रहे हैं अपना पहला तरीका, पहला टेक्निक, जिसको मैं डिस्काउंट टेक्निक बोलता हूं, कि भाई जो स्टॉक जितना ज्यादा डिस्काउंट में रहेगा
और अगर डिस्काउंट के पीछे कोई अच्छा सा रीजन है जिसको मैं उठा सकता हूं तो मैं उसको उठा लूंगा एमटीएफ में, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि अगर कोई स्टॉक 30-35% ऑलरेडी टूट चुका है तो और कितना टूटेगा, 10% और टूट जाएगा। और अगर उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है, कोई गलत रीजन नहीं है उस स्टॉक को टूटने का, तो आज ही तो कल वो स्टॉक खड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो वो 3 साल में भी मुझे 36% दे दे तो मेरा 12% का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो पहला टेक्निक हमारा डिस्काउंट टेक्निक। कैसे स्टार्ट करना है? मनी कंट्रोल पे जाना है, वहां सर्च करना है 52 वीक्स लो, वहां पर आपको सारे स्टॉक का लिस्ट मिल जाएगा। उन स्टॉक को आपको जाके आपके ब्रोकर के जो एमटीएफ का लिस्ट है उसमें चेक करना है कि वो जो स्टॉक है उसमें से कितने स्टॉक वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसमें से जो भी स्टॉक वहां अवेलेबल है अब उनके ऊपर हम रिसर्च करना चालू करेंगे। अगर एमटीएफ लिस्ट में है ही नहीं तो रिसर्च करके क्या करूंगा मैं? अब उसके बाद मुझे रिसर्च करना है। मैंने एक्सेल में एक सारे स्टॉक्स का नाम डाल दिया। अब मैं रिसर्च करूंगा कि भाई ये क्यों डाउन है। अब उसमें से कुछ रीजन हो सकते हैं जो रीजन सही रीजन है, और अगर वो रीजन हुए तो मैं स्टॉक उठा लूंगा, और कुछ और रीजन होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो रीजन आते हैं तो मैं नहीं उठाऊंगा। तो स्टॉक क्यों टूटते हैं? सही रीजन या नॉर्मल रीजन ये होता है कि स्टॉक का सेल नहीं हो रहा 2-3 महीने से। जैसे कि एशियन पेंट्स की बात कर रहे हो, स्टॉक का सेल्स कम हो गया है और सेल्स कम होने की वजह से उसका मार्केट बहुत टूट गया है और उसका शेयर प्राइस भी टूट गया है। अब सेल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हमको उसमें फाइंड आउट करना है कि सेल्स टूटने का रीजन क्या है। क्या उसके प्रोडक्ट आउट ऑफ डेट हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, मतलब ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब उसको कोई यूज ही नहीं करता। ठीक है, अगर ऐसा रीजन है तो मैं उस स्टॉक को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सारे रीजन आप लिख सकते हो एक्सेल फाइल में, मैं खुद भी एक्सेल बना के आपको दे सकता था, और थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि भाई सेल गिर गया। सेल क्यों गिरा वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक उसका आउटडेटेड हो गया तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नॉर्मल चीज है भाई, सीजनल स्टॉक है, सीजन में चढ़ता है, सीजन में उतरता है। एशियन पेंट्स पेंट की कंपनी है, किस समय उसका सीजन ज्यादा चलता है? शादियों के समय, दिवाली के समय। अभी बरसात का समय आ रहा है, बरसात में कौन पेंट कराता है घर में? अब उसका सेल्स उस क्वार्टर का टूट गया है, उसका प्राइस गिर गया, मैं उठा लूंगा। दूसरा रीजन होता है कि भाई मार्केट में कंपटीशन आ गया है। अब कंपटीशन अच्छी चीज होती है, बहुत लोग बोलते हैं कंपटीशन खराब चीज होती है। अगर मार्केट में और कंपनियां घुस रही है, मतलब उस मार्केट में और वैल्यू है और सेल है। अब आपकी कंपनी जो टूट गई 30-40%, वो कंपटीटर के आने की वजह से टूट गई, क्योंकि भाई अब आएगा वो तो शायद मैं प्रीमियम पे बेच नहीं पाऊंगा प्रोडक्ट। एशियन पेंट का केस ही ले सकते हैं, बर्जर पेंट आ गया, आदित्य बिरला की कोई कंपनी आ गई है, जेएसडब्ल्यू की कंपनी आ गई है पेंट इंडस्ट्री में। तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में ज्यादा लोग घुसेंगे तो जो पहले से जो रूल कर रहा है उसको थ्रेट तो लगेगा ना। किसी भी एरिया में अगर नए गुंडे आएंगे तो जो पुराना डॉन है उसको तो डर लगेगा ना। तो वहां पर अगर रेट गिरता है तो ये नॉर्मल सी बात है, हम फिर भी शेयर को खरीद सकते हैं। वो एकदम से हो सकता है नहीं बूस्ट करे, लेकिन ओवर द पीरियड जब कॉम्पिटिटर थोड़ा सेटल हो जाएंगे तो सब चीजें सेटल हो जाएंगी। और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, बट नॉर्मली अगर ऐसे रीजन है जो टेम्पररी है, जो समय के साथ बदल जाते हैं, अगर वो रीजन की वजह से उसका स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है तो मैं स्टॉक उठा लूंगा। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस इसलिए गिरा है कि कोई कंपनी के अगेंस्ट में लीगल केस चल रहा है, किसी ने बैंकरप्सी का केस फाइल कर दिया है, उसके फाउंडर जो है उन्होंने कुछ घपला मार दिया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू आ गया है, ठीक है, तो मैं उस कंपनी को हाथ में लगाऊंगा। अगर कंपनी अपना बैलेंस शीट वगैरह प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर रही, उसके मैनेजमेंट ईमानदार नहीं है, ईमानदार तो छोड़ दो, एटलीस्ट प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप उस कंपनी में कभी मत घुसो, क्योंकि वो कंपनी को डुबाएंगे। अगर किसी कंपनी का कैप्टन ही बराबर नहीं है तो कंपनी अल्टीमेटली डूबने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज इस टेक्निक में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ ये करना होता है कि डिस्काउंटेड कंपनी को देखना होता है जिनका 30-35%, 25%, 30% जिनका शेयर प्राइस गिरा होता है, 52 वीक लो पे लगे रहते हैं कंपनियां। उनमें जाके हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी कंपनियों के ऊपर हमारा ब्रोकर एमटीएफ में मार्जिन दे रहा है, और फिर उन कंपनियों में जाके हमें रिसर्च करना होता है कि भाई क्यों टूटा। अगर ऐसे रीजन से टूटा है जो नॉर्मल है, बिजनेस का पार्ट है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं शेयर स्टॉक उठा लूंगा। अगर ऐसे रीजन की वजह से टूटा है जो जहां पर उनके मैनेजमेंट करप्ट है, कुछ घपला हुआ है, या कंपनी परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, इनकम टैक्स ने कुछ बड़ा नोटिस स्लैप कर दिया है 5,000-6,000 करोड़ का, तो मैं उसी कंपनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आप अगर 10 कंपनी ऐसे लेके चलोगे तो आपको 2-3 कंपनी उसमें आराम से मिल जाएंगी। तो ये आपकी पहली टेक्निक होगी, डिस्काउंट टेक्निक। इसमें आपने एक चीज देखा, हमने कुछ बैलेंस शीट वगैरह कुछ नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा उसका पी क्या था, फलाना क्या था, ढिकना क्या था, क्योंकि सब बुलशिट होता है। सिंपल चीज होता है, हम कंपनी को हमेशा फ्यूचर देख के उसका इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उसका पास्ट। और जितना डेटा ये सब आपके फाइनेंशियल वगैरह आते हैं सब पास्ट के डेटा होते हैं, 6 महीना पुराने होते हैं, 6 महीने में दुनिया बदल जाती है। हम दूसरी टेक्निक की बात कर लेते हैं।
दूसरी टेक्निक है जहां पर हम बेसिकली वैल्यू एडिशन देखते हैं प्लस फ्यूचर देखते हैं कि भाई आज की डेट में वो कंपनी वैल्यू पे अवेलेबल है कि नहीं है, वैल्यू बाय है कि नहीं। अब वैल्यू बाय का मतलब क्या होता है? वैल्यू बाय का मतलब ये होता है कि भाई मुझे 100 रुपए की चीज 50 रुपए मिल रही है। अब एक कंफ्यूज मत होना कि सर उसका मतलब डिस्काउंट ही तो हो गया, नहीं। वहां हम 52 वीक लो देख रहे थे उसके हाई से, यहां हो सकता है कंपनी ऑलरेडी हाई पे है, 52 वीक हाई पे चल रही है, लेकिन जब मैं अपना कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे लगता है इसमें तो और वैल्यू बाकी है, ये कंपनी का स्टॉक और आगे जा सकता है। जैसे डिफेंस कंपनियां होती हैं, डिफेंस कंपनियों में क्या होता है कि अभी कंपनी मान लो 100 रुपए पे चल रही है, एक बड़ा ऑर्डर आ गया, कंपनी 200 रुपए पे चली जाएगी, 500 रुपए पे चली जाएगी। अगर वो कंपनी कल जो भी चीज उसमें बनाया है एक्सपोर्ट करने लगेगी तो उसका 500 रुपए पे भी चली जाएगी। ऐसा ही बहुत सारे डिफेंस स्टॉक में हुआ, तो इसको हम वैल्यू स्टॉक्स बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी उसका स्टॉक हाई है और लोग बोले नहीं नहीं बहुत महंगा हो गया, इतने में कौन खरीदेगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि नहीं यार, ये कंपनी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मुझे उसमें वैल्यू दिख रहा है और वो वैल्यू मुझे फ्यूचर में ये दिख रहा है कि ये फ्यूचर में बढ़ेगा, तो मैं उस स्टॉक को उठा सकता हूँ, इवन वो स्टॉक डिस्काउंट पे नहीं है। तो हमेशा डिस्काउंट के पीछे नहीं भागते, ठीक है, कई बार वैल्यू के पीछे ही भागते हैं। तो ये दो टेक्निक में सिंपल उठाता हूँ। अब इस पर रिसर्च कैसे किया जाता है वैल्यू के ऊपर? पहली चीज, कोई ऐसी कंपनी जो किसी ऐसे एरिया में काम कर रही है जो रिसर्च ओरिएंटेड है, फार्मा कंपनी, बायो मेडिकल कंपनीज है, डिफेंस की कंपनीज है, रिसर्च वगैरह में काम कर रही हैं। रिसर्च में क्या होता है कि अगर एक रिसर्च उनका बढ़िया हो गया तो कंपनी के मारे न्यारे हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी कंपनी जिस फैक्टर में वो मोनोपोली बना के बैठा हुआ है या डुओपोली बनाया हुआ, मतलब एक आदमी पूरा मार्केट संभाले हुए है या दो कंपनी मिलकर मार्केट संभाले हुए हैं। जैसे कि आपका टेलीकॉम हो गया, टेलीकॉम आज की डेट में मोनोपोली चल रही है, दो कंपनियां बेसिकली मिला के सारा इंडिया का टेलीकॉम मार्केट हैंडल कर रही हैं। अब डिओपोली या मोनोपोली में क्या होता है कि वो लोग प्रीमियम कमा सकते हैं, 10 रुपए की चीज 15 रुपए बेच सकते हैं, तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तो वहां पर लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। एआई के सेक्टर को देख सकते हो, नया एआई सेक्टर आ रहा है, जो भी कंपनियां एआई में काम कर रही हैं वो कल ना परसों कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू बनेगा। तो ये दो बेसिक टेक्निक होते हैं, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, आपको न्यूज पढ़ना होता है बेसिकली वैल्यू में। आप अगर रोज थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा कहाँ क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है। फिर थोड़ा बहुत आपको ग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है कि उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं वगैरह वगैरह है। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम एमटीएफ का जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम 3 या 4 साल या 5 साल के लिए बनाते हैं। तो एक बार मैंने अपने 10 स्टॉक पकड़ लिए तो मैं हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बार रिव्यू करता हूं बस, और रिव्यू में एक आध स्टॉक निकल जाते हैं, ये एक आध स्टॉक ऐड हो जाते हैं बस। मुझे बहुत सारे स्टॉक नहीं चाहिए होते हैं, मेरे एमटीएफ में 10 से 12 ज्यादा स्टॉक नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा स्टॉक बनाऊंगा तो फिर मेरे पोर्टफोलियो का बैंड बच जाएगा, उतने पैसे कहां से लाऊंगा, उतना एमटीएफ में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये पहली बात, एमटीएफ का जो भी पोर्टफोलियो होता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा फेरबदल करते नहीं। और बहुत बार मेरी एक कंपनी 3 साल 5 साल तक रहेगी, जब तक उसमें कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा मैं उसको बेचूंगा नहीं। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं लगा पड़ा हूं नई कंपनी। जब भी अगर मेरे पास 10-12 कंपनी हो गई तो मुझे सिर्फ 1-2 कंपनी ही चाहिए होती है हर क्वार्टर में, वो भी क्वार्टर में भी नहीं मैं करता, कभी कभी मैं 4-4 5-5 क्वार्टर नहीं इन्वेस्ट करता क्योंकि अच्छी कंपनी नहीं मिलती और उसमें बहुत ज्यादा दिमाग करके मतलब ही नहीं बनता है। उसका मैं एक शॉर्टकट भी आप लोगों को बताता हूँ। अब शॉर्टकट ये है कि अगर आप मान लो म्यूचुअल फंड को देखते हो, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं और हर महीना म्यूचुअल फंड का डेटा आता है, और आप 4-5 बड़े म्यूचुअल फंड को देखो, उसमें जनरली वो जिस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हो ना, वो कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। सो आप ये आइडिया निकाल सकते हो, एफआईआई वाले को ऊपर आइडिया निकाल सकते हो कि यार एफआईआई आज के डेट में किस तरह की कंपनियां बाय कर रहे हैं, उनमें से कोई एक कंपनी अगर एमटीएफ में अवेलेबल है तो आप बाय कर सकते हो। तो शॉर्टकट भी तरीके अगर आपको बहुत सारा रिसर्च नहीं करना। तीसरा और शॉर्टकट ये है कि क्वार्टर टू क्वार्टर में कोशिश करूंगा अपना पोर्टफोलियो एटलीस्ट आप लोग को अपडेट कर दूं। मुझे उसमें कुछ आप लोगों से चाहिए नहीं, ना ही मुझे फीस चाहिए ना कुछ चाहिए, और मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरी पोर्टफोलियो देखने में आप कॉपी मत मार देना, थोड़ा दिमाग लगाना या मेरे से सवाल पूछना कि सर ये स्टॉक आपने क्यों लिया, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था इसके पीछे। धीरे धीरे आप खुद अपना डिसीजन लेने लगोगे, धीरे धीरे आप खुद अपने लेक्चर स्टॉक चूज करने लगेंगे। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं आज जिस जगह पे बैठा हूँ मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग है, हो सकता है मेरा 10 लाख डूब जाए, मुझे फर्क ना पड़े। तो बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो उस लेवल पे ना हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करे मुझे देखा देखे, ठीक है, जिससे उनको बड़ा लॉस हो। तो ये कहते हैं ना कि हाथी के पीछे नहीं चला जाता। मैं ऐसा नहीं बोला मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, एक कहने वाली बात है, क्योंकि वो छोटे मोटे खड्डे उसके लिए मैटर नहीं करते, लेकिन अगर आप हाथी इतने बड़े नहीं हो तो आप छोटे मोटे खड्डे में फंस जाओगे। तो ये सब
ज्ञान देने का मतलब सिर्फ इतना था कि पोर्टफोलियो देखो, उसका रीजन समझो, खुद आप अपने लिए अच्छी कंपनी चूज करो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, और खुद अच्छे इन्वेस्टर बनो। जब तक आप थोड़ी मेहनत नहीं करोगे, कोई आपको पैसा कमा के नहीं देने वाला है, चाहे कुछ भी करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता है ये दो जो आपको टेक्निक बताई वो उसका आइडिया कम से कम समझ में आया। आने वाले दिनों में आपको मैं एक्चुअल रिसर्च करके दिखाऊंगा अलग अलग कंपनीज के ऊपर कि भाई हमने इसके ऊपर कैसे एनालिसिस किया, क्या एनालिसिस किया, ताकि आप लोग को एनालिसिस के बारे में आइडिया हो। कुछ कैलकुलेशंस, कुछ शीट वगैरह भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। बस आशा आपसे आप लोगों से इतनी है कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, अपने कंसर्न अपने जो भी आपके कमेंट्स है वो जरूर डालो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मुझे थोड़े ज्यादा व्यू मिले। क्योंकि जिस तरीके के व्यू मिल रहे हैं और सब्सक्राइब मिल रहे हैं, ऐसा लगता है यार कि पता नहीं शायद लोगों को अच्छी चीजें पसंद आती कि नहीं आती, कि यार लोगों को सिर्फ टिप्स चाहिए। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा केस आया, आप सब लोगों को पता है, अस्मिता पटेल का। उस बंदी ने 104 करोड़ रुपए कमाए हैं फालतू के टिप्स देके, लोगों लूट कर। तो फिर कहीं ना कहीं दिल में अपने आता है कि यार लोग सिर्फ ना फ्रॉड लोगों से ही खुश रहते हैं। आप अगर अच्छी चीजें बताओ अच्छी, तो वो लोग व्यूज देने को भी तैयार नहीं है, लाइक्स भी करने को तैयार नहीं है, सब्सक्राइब भी करने को तैयार नहीं है। तो अगर इस तरीके होता है, धीरे धीरे हम लोग का दिल भी टूट जाता है, फिर बोलता है छोड़ो ये सब, किसी को अच्छी चीजें अच्छे ज्ञान नहीं चाहिए, सबको फालतू की चाहिए, बंद करो वीडियो चैनल। तो मेरा भी ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से आप लोगों को रेगुलर अच्छे वीडियो बना के दूं जो आपको हेल्प करे कि भाई आप जल्दी जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और रिटायर हो जाओ जल्दी, अपना फ्रीडम आपको मिल जाए, आप कुछ बड़ा काम करो, खुद की कंपनी स्टार्ट करो, कुछ बड़े इंसान बनो, बड़ा काम करो यार, हमेशा जिंदगी भर क्या जॉब करते रहोगे। तो ये मेरा एक पर्पस है ये सब वीडियो बनाने के। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।